हाय ऑल ऑफ यू ऑल आर वेलकम ऑन दिस चैनल। आज हम जनरल अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट टॉपिक, सुनने में आसान सा लगता है बट संभवतः ऐसी कोई एग्जाम नहीं होगी जहां पे इस टॉपिक से 1 और मैक्सिमम 2 मार्क्स से क्वेश्चन ना पूछा जाए। तो टॉपिक अंडर जनरल अवेयरनेस ऑफ फिनेंशियल, जो भी हम बात कर रहे थे बैंकिंग एंड फिनेंशियल अवेयरनेस की, उसकी उस इम्पॉर्टेंट टॉपिक और उस इकाई पे हम खड़े हैं विच इज़ KYC। आसान सा शब्द बट इसके वेटेज आपके एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग बहुत बड़े हैं। तो क्या जानेंगे हम इस KYC भी है, तो हम ये जानेंगे KYC का फुल फॉर्म क्या है, जो संभवतः सभी को मालूम होता है, आपको भी मालूम है, अच्छी बात है। तो वहाँ से हम शुरुआत करेंगे। आखिर इस KYC को किसने इम्प्लीमेंट किया, कब इम्प्लीमेंट किया, कब से ये KYC फंक्शनली होने लगी। उसके बाद हम जानेंगे कि KYC कौन से एक्ट में लिखा हुआ है ना, कौन से क्लॉज में, कौन से सेक्शन में लिखा हुआ है। आखिर KYC को जो हमने इम्प्लीमेंट किया, किस कारणों से हमने इम्प्लीमेंट किया, कस्टमर का डेफिनेशन कहाँ पे लिखा हुआ है, OVD क्या है या फिर CDD क्या है। तो हम कस्टमर ड्यू डिलीजेंस को डालेंगे, हम ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट को जानेंगे, हम जानेंगे कि इस KYC को रिस्क कैटेगराइजेशन के आधार पे अलग अलग रिस्क में हमने कैटेगराइज किया है, चाहे वो लो हो, मीडियम हो या फिर हाई हो। वहाँ से हम LKYC लिबरलाइज KYC स्कीम को जानेंगे, हम CKYC सेंट्रलाइज KYC स्कीम को जानेंगे, हम EKYC इलेक्ट्रॉनिक KYC स्कीम को जानते हुए फटका और CRS तक की बात आपके साथ करके इस KYC को हम खत्म करेंगे। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आप इसके डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उस लिंक पे जरूर अपने आप को इवेल्युएट करें कि इस पूरे वीडियो को देखने के बाद KYC के जो क्वेश्चन आए हैं उसमें कितने मार्क्स आपको आ रहे हैं। दिस इज नॉट माई एक्सपेक्टेशन बट दिस माई एक्सपीरियंस ऑल्सो, कि अगर पूरी तरह आपने इस वीडियो को देखा और फिर उस KYC के लिंक पे आपने क्वेश्चन टिक मार्क करने के लिए अटेम्प्ट किया है और वहां पे हर एक क्वेश्चन को आपने बहुत बारीकी से देखा है, तो संभवतः आपकी कोई भी ऐसी एग्जामिनेशन नहीं होगी जहां से KYC से आप क्वेश्चन छोड़ के अपने घर वापस आएंगे। शुरुआत करते हैं आपकी आज की क्लास, दैट इज KYC। देखिए KYC नाम में ही लिखा हुआ है KYC, तो बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में बेसिकली इस कंसेप्ट का हम यूज करते हैं। यूँ तो हम बहुत जगह, चाहे वो टेलीकम्युनिकेशन हो या फिर आप किसी भी जो पेट्रोलियम या गैस एजेंसी में जाएंगे तो वहाँ भी KYC आपसे मांगा जाएगा, बट अमूमन हम इसका यूज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में ज़्यादातर करते हैं। द फुल फॉर्म ऑफ KYC इज नो योर, है ना। आपके पास ऑप्शन भी आएगा उस कंडीशन में आप जाने KYC का फुल फॉर्म नो योर कस्टमर होता है ना, तो नो योर कस्टमर, है ना। ऐसा नहीं कि नो योर क्लाइंट भी आपके ऑप्शन में रहे, नो योर कंज्यूमर भी आपके ऑप्शन में रहे। इन दैट कंडीशन डोंट टिक मार्क ऑन क्लाइंट और कंज्यूमर, द राइट फुल फॉर्म इज नो योर कस्टमर। क्लियर, पहली बात। दूसरी बात कि आखिर KYC है क्या, तो आप जाने कि KYC एक ऐसा एविडेंस है ना, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपने कस्टमर को आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज करती है। एक ऐसा डॉक्यूमेंट अपने पास लेगी जिसका यूज हम कस्टमर के आइडेंटिफिकेशन, उसके एड्रेस वेरिफिकेशन या उसकी एक्टिविटी के लिए हम बेसिकली इसका यूज करते हैं। तो दिस इज व्हाट द KYC इज, है ना, फॉर आइडेंटिफाइंग। KYC क्या है, तो फॉर आइडेंटिफाइंग कस्टमर आइडेंटिटी एंड एड्रेस, और एक्टिविटी भी आप कर सकते हैं। अगर नॉन पर्सनल इंडिविजुअल है तो आप एक्टिविटी भी इसको कर सकते हैं। फॉर एक्टिविटी और एड्रेस एंड आइडेंटिफिकेशन हम इस KYC का यूज करते हैं। क्लियर, तो क्या है वो आपने जान लिया, फुल फॉर्म आपने जान लिया। आखिर इस KYC को किसने इंप्लीमेंट किया, तो आप जाने इस KYC का इंप्लीमेंटेशन RBI ने किया है। जिस ईयर में किया है वो ईयर 2002 की है। जिस सेक्शन में इस KYC की बातें लिखी हुई है वो सेक्शन 35A है ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। देखिए हर एक बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। KYC का फुल फॉर्म, KYC क्या है, KYC को इंट्रोड्यूस किसने किया, KYC कौन सा सेक्शन, कौन सा एक्ट में लिखा हुआ है। तो KYC BRA बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की जो एक्ट है उसके 35A में लिखा हुआ है। क्लियर, RBI ने इस KYC को 2002 में, है ना, क्या किया, तो इंट्रोड्यूस किया।
लेकिन जो एक्टिव हुआ है ना, ये इंप्लीमेंट हुआ, वो इंप्लीमेंटेशन कब हुआ तो वो जाने 1 जुलाई 2005। 2005 में इंप्लीमेंटेशन हुआ, 2002 में इंट्रोड्यूस हुआ, 35A में लिखा हुआ है ऑफ BRA 1949। क्लियर? यहां तक की बात आपके साथ बिल्कुल आप, मुझे लग रहा है कि क्लियर आप होते चले जा रहे हैं। नेक्स्ट आपको जानना है कि आखिर ये जो केवाईसी डे है, बहुत बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया कि केवाईसी डे हम कब मनाते हैं, तो ऐसा लगता है कि हो ना हो जिस दिन हमने इस केवाईसी का आपको क्या इंप्लीमेंटेशन किया था उसी दिन मनाते होंगे। तो 1 जुलाई पे हम टिक मार्क करते हैं, बट डोंट टिक मार्क ऑन 1 जुलाई। द राइट आंसर इज 1 अगस्त। तो केवाईसी डे आपसे अगर पूछा गया तो आप सही आंसर 1 अगस्त पे ही टिक लगाएं। दिस इज केवाईसी डे। क्लियर? तो ये 5 पॉइंट बिल्कुल पॉइंट बाय पॉइंट में बता रहा हूं, इतने ही पॉइंट आप याद रखेंगे। केवाईसी में कोई भी दिक्कत आपको किसी भी एग्जामिनेशन में संभवतः नहीं, एश्योरेंस है मेरा कि नहीं आएगी। चलिए यहां तक की बात से आगे हम चलते हैं और आप जानें कि आखिर केवाईसी का इंप्लीमेंटेशन क्यों किया गया। आरबीआई ने आखिर केवाईसी, इससे पहले भी क्या बैंक नहीं चल रही थी? तो यस चल रही थी। क्या इससे पहले कस्टमर को हम आइडेंटिफाई नहीं कर रहे थे, या कस्टमर के आइडेंटिफिकेशन से हम अपने आप को सेटिस्फाइड नहीं कर रहे थे? तो कर रहे थे। बट इस ईयर के बाद कुछ ऐसे चीजें हुई जिस चीजों के आधार पे हमने बोला कि नहीं, इन चीजों को रोकना है, और इस रोकने के लिए जो सही हमारा पैमाना है वो केवाईसी है। तो आखिर वो चीजें थी क्या? तो आप 4 पॉइंट आप जाने, जिन 4 कारणों से, जिन 4 इंपॉर्टेंट रीजन से हमने केवाईसी को, मतलब हमने कहने का मतलब आरबीआई ने इस केवाईसी को 2002 में इंप्लीमेंट न करते हुए इंट्रोड्यूस किया। इंप्लीमेंटेशन की बात ऑलरेडी मैंने आपके साथ कर ली है, दैट इज 1 जुलाई 2005। क्या थे वो कारण? तो पहला कारण था आइडेंटिटी थेफ्ट, है ना, आइडेंटिटी थेफ्ट, कि हम अपना अकाउंट खोल रहे हैं लेकिन अपने नाम से खोल ही नहीं रहे हैं, उसमें हम किसी और का पैसा हम ले रहे हैं, तो हम अपनी पहचान छिपाए बिना हम बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो दिस इज व्हाट आइडेंटिटी थेफ्ट। तो इसको रोकना था। बेनामी संपत्ति नहीं होनी चाहिए कि नाम किसी और का, काम कोई और कर रहा है। तो दिस वाज द फर्स्ट रीजन व्हाई केवाईसी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय आरबीआई, दैट इज आइडेंटिटी थेफ्ट। सेकेंड इज ML, दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नॉर्म्स। इसकी बात हम अलग किसी क्लास में करेंगे, दैट इज मनी लॉन्ड्रिंग, है ना, कि अपने जो ब्लैक मनी है उसको व्हाइट मनी है ना करना, तो उसके लिए हमने केवाईसी का इंप्लीमेंट किया है। दिस इज व्हाट मनी लॉन्ड्रिंग। तो मनी लॉन्ड्रिंग की पूरी क्लास हम आने वाले कुछ दिनों में करने वाले हैं। तो दिस वाज द सेकंड रीजन व्हाई केवाईसी हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय आरबीआई, दैट इज मनी लॉन्ड्रिंग। थर्ड वाज टेररिस्ट फाइनेंसिंग, है ना, कि पैसा आ रहा है, पैसा का भुगतान कोई और ले रहा है, यूज कोई और कर रहा है ना। तो आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए भी हमने केवाईसी का क्या किया है, तो इंट्रोडक्शन किया था। टेररिस्ट फाइनेंसिंग, और क्या, तो और भी हो सकते हैं, दैट इज फाइनेंशियल फ्रॉड। तो ये 4 कारण आप बिल्कुल अपने जेहन में रखें। पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द रीजन ऑफ केवाईसी इंट्रोडक्शन। तो अगर संभवतः ये 4 कारण जानते हैं तो आप आसानी से ऑड मैन आउट कर सकते हैं। द फर्स्ट रीजन वाज आइडेंटिटी थेफ्ट, नेक्स्ट वाज मनी लॉन्ड्रिंग, द थर्ड वाज टेररिस्ट फाइनेंसिंग, एंड नेक्स्ट वाज फाइनेंशियल फ्रॉड। दी वाज द 4 बेसिक रीजन व्हाई केवाईसी हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर? अभी आप जाने कि जैसे हम कहते हैं बैंक में जाते हैं तो बोलते हैं कि आई एम द कस्टमर ऑफ बैंक। तो व्हाट इज कस्टमर? तो कस्टमर की परिभाषा कहां पे लिखी हुई है? 3 बार आपके प्रोबेशनरी ऑफिसर एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कस्टमर क्या है, या कस्टमर की परिभाषा कहां पे लिखी हुई है। आपके पास ऑप्शन रहेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, है ना, कोई और भी आपके पास एक्ट आ सकते हैं। उस कंडीशन में बिल्कुल अपने आप को आप क्या कीजिएगा, तो बिल्कुल सही कंसेप्ट से अपने आंसर को टिक मार्क कीजिएगा कि कस्टमर की परिभाषा, हु इज कस्टमर, और कस्टमर की परिभाषा कहां पे लिखी हुई है। तो एक कस्टमर की परिभाषा आपके
केवाईसी, वो केवाईसी जो PMLA प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का भाग है उसके अंदर लिखा हुआ है। भूलने का नहीं कि कस्टमर कौन है, तो बताता हूं कस्टमर कौन है, बट कस्टमर का आइडेंटिफिकेशन या कस्टमर का डेफिनेशन कहां पे लिखा हुआ है, तो कस्टमर का डेफिनेशन लिखा हुआ है PMLA एक्ट 2002। अगर PMLA एक्ट 2002 ना हो और KYC/PMLA 2002 हो तो भी आंसर चलेगा, बिकॉज KYC इज द पार्ट ऑफ PMLA। तो इसका आंसर मैंने यहां पर लिखा है कि कस्टमर की परिभाषा KYC/PMLA, बिकॉज KYC इज द पार्ट ऑफ PMLA, और कब का, तो 2002 का। दिस इज व्हाट द कस्टमर डेफिनेशन, दिस इज वेयर द कस्टमर डेफिनेशन इज रिटन डाउन। अभी बात आती है कि साहब कस्टमर क्या है, कस्टमर होता कौन है, जानने के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर ऑप्शन में आपके आए या चॉइस में आपके आए तो वहां पे कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमारा अगर अकाउंट बैंक में है तो ही मैं उस बैंक के लिए कस्टमर हूं, ऐसा संदेह या ऐसे किसी भी परिभाषा में आप उलझने की कोशिश ना करें। स्पष्ट लिखता हूं, उस परिभाषा को आप समझें, उस डेफिनेशन को आप जानें कि वही डेफिनेशन कस्टमर का लिखा हुआ है। कहां लिखा हुआ है, तो PMLA दैट इज KYC एक्ट 2002 में लिखा हुआ है। कहता है कस्टमर कौन है, तो कस्टमर इज ए पर्सन, लिखता हूं वैसे ही आप अपने पेन डाउन भी करें, पर कस्टमर इज ए पर्सन और एंटिटी दैट मेंटेन, अगर अकाउंट है तो अच्छी बात है, हम तो डायरेक्ट कस्टमर है, मेंटेन एन अकाउंट और हैविंग बिजनेस रिलेशनशिप विथ बैंक। अगर अकाउंट नहीं भी है लेकिन किसी भी टर्म का बिजनेस रिलेशनशिप है विथ बैंक, और कनेक्टेड विथ फिनेंशियल ट्रांजैक्शन, FT लिखा है तो आप समझें कि फिनेंशियल ट्रांजैक्शन। और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, स्टॉक ब्रोकर्स, चार्टर अकाउंटेंट, सॉलिसिटर्स। So these are the various examples of a customer. It is not compulsory that whosoever is maintaining saving account, current account, FD account is the only customer of bank. ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने स्पष्ट लिखा है पर्सन और एंटिटी, चाहे पर्सनल हो या फिर नॉन पर्सनल इंडिविजुअल हो, मेंटेन अकाउंट, अगर अकाउंट है अच्छी बात है, और हैविंग बिजनेस रिलेशनशिप विद बैंक। अगर मेरा अकाउंट नहीं है लेकिन मेरा क्रेडिट कार्ड है तो आई एम हैविंग बिजनेस रिलेशनशिप विद द कंसर्न बैंक, सो आई वुड बी द कस्टमर फॉर बैंक। नेक्स्ट, और कनेक्टेड विथ एनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो ये परिभाषा आपकी कस्टमर की है, कहां पे है, KYC PMLA 2002 में लिखा हुआ है। चलो यहां से आगे तो बिल्कुल चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कस्टमर क्या देगा, KYC का जो वेरिफिकेशन होता है, कौन से आधार पर वेरिफिकेशन होता है, सॉरी आप पहले इसको 2 मिनट पॉज करके आप जरूर लिखें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपके इस KYC का, है ना। आई होप कि आपने लिखा होगा। आगे हम चलते हैं। देखिए कस्टमर आखिर इस KYC को फुलफिल करने के लिए क्या करेगा, तो कहा गया है कि कस्टमर अपने आइडेंटिटी और एड्रेस या एक्टिविटी को दिखाने के लिए बैंक में कुछ डॉक्यूमेंट देगा। क्लियर। बैंक क्या करेगी, तो बैंक उस डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करेगी कि जेन्युइन है या नहीं है, और जेन्युइननेस पाने के बाद बैंक क्या करेगी, तो अपडेशन कर देगी। तो आखिर कौन से टाइप के डॉक्यूमेंट हैं जिसकी जरूरत एक फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी या एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि बैंक या NBFC होती है उसे पड़ती है। तो फॉर फुलफिलिंग द KYC डॉक्यूमेंट, है ना, RBI ने उन डॉक्यूमेंट को मिला के एक नाम दिया है, दैट इज OVD। OVD का फुल फॉर्म मैं लिखता हूं, ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट, एक तो फुल फॉर्म इटसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट कि OVD क्या है। तो OVD RBI ने नाम दिया है, ये नाम के आधार पे कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जिसको आप अगर बैंक के पास दे दें तो KYC का जो पर्पस है वो फुलफिल हो जाता है।
अभी आप जान रहे कि इस ओवीडी को सबमिट करने के बाद बैंक क्या करेगी, तो बैंक विल डू सीडीडी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीडीडी, तो यहां पर लिखता हूं कस्टमर ड्यू डिलीजेंस। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी फुल फॉर्म है। देखिए एक तो फुल फॉर्म इटसेल्फ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आने वाले क्लास में फुल फॉर्म भी पढ़ाऊंगा। ऑलरेडी मैंने कुछ पार्ट पढ़ाया भी है फुल फॉर्म का। केवाईसी को सबमिट करने के लिए ओवीडी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना है। द फुल फॉर्म ऑफ ओवीडी इज ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट। आफ्टर सबमिटिंग द ओवीडी डॉक्यूमेंट बैंक विल डू सीडीडी। द फुल फॉर्म ऑफ सीडीडी इज कस्टमर ड्यू डिलीजेंस। अभी इस ओवीडी में क्या आते हैं, तो देयर आर 6 डॉक्यूमेंट प्रिस्क्राइब्ड एज ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट। कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट हैं, तो आप जाने फर्स्ट इज योर पैन कार्ड। तो पैन कार्ड इज योर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट इज आधार कार्ड। नेक्स्ट इज इलेक्शन आईडी, जो भी इलेक्शन कमीशन ने आपको दिया है, इलेक्शन वोटर कार्ड जिसको आप कहते हैं वोटर कार्ड। नेक्स्ट इज ड्राइविंग लाइसेंस, उसके बाद पासपोर्ट, एंड लास्ट इज मनरेगा कार्ड। जो गांव में स्कीम चलती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट रूरल गारंटी एक्ट, तो उसके भी कार्ड हैं। दैट इज ऑल्सो विल बी कंसिडर्ड एज ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट। सिर्फ यही 6 ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जिसकी जरूरत आपको बैंक में पड़ती है। ऐसा नहीं कि इलेक्शन कार्ड चाहिए है ना, या फिर कोई और भी कार्ड चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दीज आर द ओनली 6 prescribed document by Reserve Bank of India as OVD for KYC verification and due diligence, customer due diligence process। तो इसकी बात मैंने आपके साथ कर दी है। हर एक फुल फॉर्म को आप बहुत ध्यान से जरूर देखें। अभी हम आगे चलेंगे और आप जान लें कि कस्टमर के रिस्क के आधार पे अलग अलग कस्टमर अलग अलग टाइप के रिस्क ही होते हैं। तो कस्टमर के रिस्क के आधार पे हमने क्या किया है, तो केवाईसी को क्लासिफाइड कर दिया है। कस्टमर के रिस्क को अलग अलग क्लासिफाइड कर दिया है। तो आखिर ये रिस्क होता क्या है, तो वो पहले आपको जानना है। तो जाने कि कस्टमर के जो रिस्क हैं वो कितने टाइप में क्लासिफिकेशन किए हुए हैं, तो देयर आर बेसिकली 3 क्लासिफिकेशन ऑफ कस्टमर रिस्क। तो मैं यहां पर लिखता भी हूं रिस्क कितने टाइप का है, तो 3 टाइप का है। कौन कौन सा, तो पहले को हम बोलते हैं हाई रिस्क। हाई रिस्क दूसरा कौन सा है, मीडियम रिस्क, एंड थर्ड इज लो रिस्क। पूछा जाएगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ रिस्क क्लासिफिकेशन, तो उस कंडीशन में आपको जानना पड़ेगा कि देयर आर ओनली 3 प्रिस्क्राइब्ड रिस्क अंडर केवाईसी, दैट इज लो, मीडियम एंड हाई, और हाई, मीडियम और लो। अभी हमारा और आपका अकाउंट कौन से कैटेगरी में आता है, और आखिर इन जो क्लासिफिकेशन है इसका यूज क्या है। तो आप जाने कि आप जो बैंक में केवाईसी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करेंगे वो कितने साल के बाद करेंगे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि हाई रिस्क कस्टमर कितने साल के बाद अपने अकाउंट में केवाईसी को प्रोड्यूस करेगा, या मीडियम रिस्क कस्टमर कितने साल के बाद अपने केवाईसी को प्रोड्यूस करेगा। तो आप जाने कि आपका या मेरा जो अकाउंट होगा किसी बैंक में एज ए इंडिविजुअल अकाउंट, दैट इज कंसिडर्ड एज लो रिस्क अकाउंट। क्लियर, लो रिस्क का अकाउंट है, कितने साल के बाद आप अपडेट करेंगे अपने केवाईसी को, तो ईच आफ्टर 10 years। इफ द अकाउंट इज फॉलिंग अंडर मीडियम रिस्क, you need to update or you need to submit your KYC or OVD document each after 8 years। Similarly, अगर हाई रिस्क अकाउंट है तो आपको आपके KYC को बैंक में आफ्टर ईच 2 years के बाद सबमिट करने हैं। अभी साहब बात आती है ये कि ये हाई रिस्क में अकाउंट किसका होगा। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर बैंक एग्जामिनेशन। तो जाने कुछ एग्जाम्पल मैं आपके लिए लिखता हूं, उस एग्जाम्पल को हमेशा आप सेगमेंटेड करके रखेंगे कि ये हाई है, ये मीडियम है, ये लो है। तो पहला लिखता हूं हाई रिस्क में क्या आएंगे, तो वैसे कस्टमर जो आपके इंडिया से 182 डेज प्लस बाहर, मतलब ज्योग्राफिकल सीमा से बाहर रहते हैं, दे आर कंसिडर्ड एज NRI कस्टमर। तो नॉन रेसिडेंट कस्टमर ईच आफ्टर 2 years दे रिक्वायर टू सबमिट ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट विद बैंक। नेक्स्ट इज NGO, है ना, जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी आपकी हाई रिस्क में आएगी। थर्ड इज
पॉलिटिकल एक्सपोज्ड पर्सन, कोई पॉलिटिशियन है या पॉलिटिशियन का बहुत क्या है तो नीबर है, या फिर पॉलिटिशियन का नीबर आप ना कहें, पॉलिटिशियन का बहुत खास रिश्ते में वो आता है, मतलब पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस हो, तो वो भी क्या होगा तो हाई रिस्क में आएगा। दैट इज कॉल्ड पीईपी का मैंने फुल फॉर्म आप भी जान लें, पॉलिटिकल एक्सपोज्ड पर्सन। कुछ और भी एग्जांपल मैं लिखता हूं, ये एग्जांपल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस कारण से मैं लिख रहा हूं, अदरवाइज किसी भी कंडीशन में मैं आपके बोर्ड पे लिखा संभवतः ना होता। नेक्स्ट इज ट्रस्ट अकाउंट, है ना, ट्रस्ट होते हैं, उसके भी जो अकाउंट है वो क्या है तो हाई रिस्क अकाउंट है। फॉर्म, कोई फॉर्म है लेकिन उसके पार्टनर क्या है तो स्लीपिंग पार्टनर है, तो ऐसा फॉर्म जिसके पार्टनर स्लीपिंग पार्टनर में हो वो भी क्या होगी तो हाई रिस्क अकाउंट में आएगी। और लास्ट हैं तो बहुत सारे एग्जांपल, बट आई थिंक कि ये 5-6 एग्जांपल आप जानते हैं तो आप आसानी से ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, है ना। कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास क्या होता हो तो डोनेशन आता हो, तो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन डोनेशन बेस्ड हो वो भी क्या होगी तो हाई रिस्क में आएगी। देखिए हाई और मीडियम सिर्फ यही दो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लो में कुछ रखा नहीं है हमारा और आपका। एज एन इंडिविजुअल अकाउंट, गवर्नमेंट की जो अकाउंट होगी जहां पर रिस्क बहुत न्यूनतम होगा, मिनिमम होगा, वो लो रिस्क में आएंगे, बट इस दोनों का कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं मीडियम रिस्क में। मीडियम रिस्क में पहला ही अकाउंट वो जाने जिसमें आपने अपने अकाउंट को अगर 6 महीने से ज्यादा तक यूज नहीं किया है तो अकाउंट इज कंसिडर्ड एज इनऑपरेटिव अकाउंट। ऑल इनऑपरेटिव अकाउंट आर क्लासिफाइड एज मीडियम रिस्क अकाउंट। तो यहां पे पहला एग्जांपल मैं लिखता हूं मीडियम रिस्क का पहला कौन सा तो इनऑपरेटिव अकाउंट, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। दूसरा जाने कि ब्लाइंड पर्सन अकाउंट ओपन कर सकता है बट वो मीडियम रिस्क में आएगा, 8 सालों के बाद देना पड़ेगा। नेक्स्ट इज पान शॉप। देखिए ये जो एग्जांपल है आप कहेंगे सर पान शॉप ये क्या बता रहे हो, बट दिस इज व्हाट द क्वेश्चन ऑफ SBI PO इन 2014 कि पान शॉप का जो अकाउंट होगा वो लो रिस्क में आएगा, मीडियम रिस्क में आएगा या हाई रिस्क में आएगा। तो ऐसा लगता है पान शॉप है इसमें क्या रिस्क होगा, बट दिस इज ए मीडियम रिस्क अकाउंट, सो दिस इज इंपॉर्टेंट, इसका आंसर मैंने लिखा भी है। उसके बाद पर्दा नशीम विमेन, है ना, वैसी महिला जो मुस्लिम कैटेगरी में आती है और जो पर्दा मतलब बुर्का लगा के अपने बैंक में जाती है, पर्दा नशीम वुमेन है, वो भी मीडियम रिस्क अकाउंट के अंदर क्लासिफिकेशन होता है। नेक्स्ट इज कार डीलर है या फिर गैस डीलर है, उन सबके अकाउंट भी क्या होंगे तो मीडियम रिस्क में आएंगे। और सोल प्रोप्राइटर, है ना, कि मेरा एक फॉर्म है और मैं ही उसका क्या हूं तो ओनर हूं, तो दैट इज कंसिडर्ड एज प्रोप्राइटरशिप अकाउंट। सोल प्रोप्राइटर अगर है तो वो भी क्या होगा तो मीडियम रिस्क में आएगा। क्लियर। लो में आते हैं तो इंडिविजुअल अकाउंट, मेरा और आपका जो अकाउंट होगा, जो सैलराइड अकाउंट है या सेविंग अकाउंट है या फिर जो गवर्नमेंट का अकाउंट है, गवर्नमेंट का अकाउंट है तो कहेगा उसमें रिस्क, कोई रिस्क है ही नहीं, तो गवर्नमेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, एज एन इंडिविजुअल अकाउंट, BPL बिलो पॉवर्टी लाइन अकाउंट, ये सब क्या है, दिस ऑल आर लो रिस्क अकाउंट। 10 साल, 8 साल और 2 साल, दैट इज लो रिस्क, मीडियम रिस्क एंड हाई रिस्क रिस्पेक्टिवली। You need to submit your OVD document for CDD customer due diligence purpose। तो देखें KYC एक छोटा सा कंसेप्ट लेकिन कितने बड़े और इंपॉर्टेंट तमाम इंफॉर्मेशन निकल के आपके लिए सामने आ रहे हैं, जिसकी बात मैं आपके साथ करता चला जा रहा हूं। आप इसको पॉज करके लिखते चले जाएं, फिर हम आखिरी के कुछ 2-4 इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करेंगे और आपके KYC जैसे बड़े टॉपिक को समाप्त करेंगे। और समाप्त के तुरंत करने के बाद इस डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उसमें आप अपने आप को इवैल्यूएट करें कि कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं। तो आई होप कि आपने लिखा होगा इतनी देर में। पॉज करें, फटाफट लिखें। चलते हैं कुछ आखिरी कंसेप्ट को हम देखते हैं। नो योर कस्टमर कब आया है तो 2002 में आया है, 1 जुलाई 2005 से इंप्लीमेंट किया है। RBI ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। सेक्शन नंबर 35A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में लिखा हुआ है कस्टमर के रिस्क के आधार पे हम इसे 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, लो रिस्क, मीडियम रिस्क और हाई रिस्क, है ना। KYC डे हम 1 अगस्त को मनाते हैं। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। 500 मीडियम रिस्क अकाउंट है, HNI हाई रिस्क अकाउंट है कि नहीं। तो ये सब अभी तक हमने जो इंपॉर्टेंट फैक्ट देखे हैं उसके आधार पे हम चल रहे हैं। अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पे चलते हैं। फर्स्ट इज LKYC, सेकेंड इज
CKYC एंड थर्ड इज EKYC। उसके बाद हम FATCA को जानेंगे और CRS को जानेंगे, है ना। इतनी काम हम कर लेंगे तो समझ जाए कि KYC का काम खत्म हो गया है। तो पहले तो एक एक करके मैं फुल फॉर्म लिख देता हूं, फिर मैं आगे चलता हूं। क्या है LKYC? तो LKYC इज लिबरलाइज्ड KYC। नाम में लिखा हुआ लिबरलाइज्ड मतलब लिबरल होके, जैसे 1991 में LPG पॉलिसी हमने इंट्रोड्यूस किया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का। सिमिलरली LKYC का मीन्स ही होगा लिबरलाइज्ड KYC। नेक्स्ट इज CKYC, दैट इज सेंट्रलाइज्ड KYC। थर्ड इज EKYC, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक KYC। तो ये तो KYC तो फुल फॉर्म सबको मालूम है। L लिबरलाइज होगा, C सेंट्रलाइज होगा, E इलेक्ट्रॉनिक होगा। चलते हैं फटका पे। फटका का फुल फॉर्म फॉरेन अकाउंटिंग टैक्स कंप्लायंस एक्ट। दिस इज व्हाट द फुल फॉर्म ऑफ फटका। बताऊंगा फटका क्या है। नेक्स्ट चलते हैं CRS पे। कॉमन, C का मतलब सेंट्रलाइज, यहां पर मत टिक मार्क कर देना। कॉमन रिपोर्टिंग एंड स्टैंडर्ड। तो ये 5 फुल फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट अलग से मैंने लिखा है। इसके साथ साथ मैंने और भी कुछ फुल फॉर्म आपको बताए हैं, जैसे KYC का फुल फॉर्म बताया मैंने, OVD का फुल फॉर्म बताया मैंने, CDD का फुल फॉर्म बताया मैंने। तो ये KYC के अंदर के ये इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है। और यहां पे एक और फुल फॉर्म में बताने की कोशिश करूंगा, दैट इज सरसाई। KYC का क्या? तो नो योर कस्टमर, OVD ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट, CDD कस्टमर ड्यू डिलीजेंस। क्लियर? और सरसाई का आप जान लें क्या होता है। तो सरसाई का होता है CE फॉर सेंट्रलाइज है ना, सेंट्रलाइज रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, सेंट्रलाइज रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, है ना। जैसे आपने सरफासी का देखा होगा ना, सरफासी मैंने पहले ही पढ़ाया है NPA में, तो उसी सरफासी का आधार पे ही ये सरसाई भी है, सेंट्रलाइज रजिस्ट्री फॉर सिक्योरिटाइजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। तो ये सरसाई है। आखिर सरसाई में बताने की कोशिश क्यों कर रहा हूं, दैट इज इंपॉर्टेंट। यहां पे जो मैंने CKYC लिखा है, पहले ये LKYC हम जान लेते हैं। LKYC का मतलब क्या है कि अगर हम बैंक में OVD डॉक्यूमेंट फुलफिल करेंगे तो फुल KYC हो गया, KYC कंप्लाइंट अकाउंट हो गया। लेकिन मेरे पास ना पैन है, ना आधार है, ना DL है, उस कंडीशन में मेरे पास कुछ भी नहीं है तो भी मैं बैंक में अकाउंट खोल सकता हूं। वो अकाउंट जो होगा वो 50,000 रुपए तक के लिए ही अकाउंट होगा, उससे ज्यादा का मैं लिबरलाइज KYC स्कीम का फायदा नहीं उठा सकता हूं। उस अकाउंट को हम जिस नाम से जानते हैं वो है स्मॉल अकाउंट या फिर टाइनी अकाउंट या फिर नो फ्रिल अकाउंट, नो फ्रिल। क्लियर? तो ये वो कंडीशन है जिसमें लिबरलाइज KYC का नॉर्म्स अपनाया गया है विदाउट एनी OVD डॉक्यूमेंट, इवन दो यू कैन ओपन योर अकाउंट अप टू द बैलेंस ऑफ ₹50,000, द अकाउंट इज क्लासिफाइड एज स्मॉल अकाउंट और टाइनी OD अकाउंट और नो फ्रिल अकाउंट। क्लियर? जैसे ही आप इस अकाउंट में KYC आप सबमिट करेंगे विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर आपको सबमिट करना है, योर अकाउंट विल बी कंसिडर्ड एज BSBDA अकाउंट, दैट इज बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। तो ये है आपके LKYC। नेक्स्ट इज CKYC। अलग अलग बैंक में आपको KYC के डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है, किसको बोला है, कौन से डिपार्टमेंट को बोला है, तो सरसाई डिपार्टमेंट को बोला है कि आप CKYC को इंट्रोड्यूस करो। एक ही जगह आप अगर देंगे अपने डॉक्यूमेंट को तो यूनिक ID आपका जनरेट होगा, दैट विल बी कंसिडर्ड एज CKYC नंबर, और हर एक जगह वो इंप्लीमेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट इज EKYC। अगर आधार ऑथेंटिकेशन आप करते हैं
तो ऑटोमेटिकली बायोमेट्रिक मशीन पे आप जब आधार ऑथेंटिकेशन के लिए अपने थंब इंप्रेशन डालेंगे तो उस कंडीशन में फिजिकल को भी पैन या आधार देने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिक आपका जो डेटा होगा वो UIDAI के साइड से ऑटोमेटिक फेच कर जाएगा, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक KYC। लास्ट क्या है तो फटका एंड CRS। इंडिया और USA गवर्नमेंट के बीच में जो पैक्ट हुआ है उस पैक्ट के आधार पे ये कहा गया है कि वैसे कोई भी सिटीजन जो US सिटीजन हो और इंडिया में अकाउंट ओपन कर रहे हो तो उसकी इंफॉर्मेशन हमें USA डिपार्टमेंट को देनी है। दिस इज व्हाट द फटका अंडर KYC, है ना। तो फटका का संबंध सिर्फ इंडिया और USA के साथ है, बट सेम रिलेशन इंडिया और 90s कंट्री जो यूरोपियन कंट्रीज में ज्यादा है, तो सेम कंडीशन, चूंकि मनी लॉन्ड्रिंग ना हो कि हमने यहां का अकाउंट कहीं और खोल लिया, तो ऐसा ना हो, तो 90 अदर कंट्रीज अदर देन USA, 90 अदर कंट्री के साथ जो पैक्ट है उस पैक्ट का नाम है CRS, दैट इज कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। फटका ओनली विथ USA, CRS अदर देन USA अलॉन्ग विथ 90 कंट्री, जहां पे हमें अगर उनका सिटीजन है ना तो हमें फ्लैग यस करना पड़ता है, सो दैट दे कम टू नो कि दिस सिटीजन हैज ओपन वन इंडिविजुअल अकाउंट इन इंडिया और इंडियन टेरिटरी ऑल्सो। तो दीज आर द डिफरेंट इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हमने KYC के अंदर समायोजित किया था, आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। तो यहीं पे मैं संभवतः इस वीडियो को खत्म करूंगा। जरूर से जरूर आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक को एक्टिव करें, टेस्ट दें, एवेल्युएट करें, मार्क्स अच्छे लाएं, यही मेरी क्या है तो यही मेरा एम भी है, और इसी एम से आपको भी चलना पड़ेगा। जैसे हमने वीडियो देखा, हम आखिर पढ़ते क्यों हैं? पढ़ते इसका आंसर है कि मुझे एग्जाम देना है, लेकिन वीडियो देखने का भी तो कोई मोटो होना चाहिए ना, तो हम वीडियो देख रहे हैं, अदरवाइज पता चला कि जब मेंस का एग्जाम होगा तब देखा जाएगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप वीडियो देखें और उस देखने का एक मोटो हो, वो मोटो आपके डिस्क्रिप्शन में हो, तो वीडियो देखने में मजा और इंटरेस्ट कुछ और अलग आता है। तो जाएं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से फटाफट आप टेस्ट को दें। जितनी बात मैंने आपको बताई है संभवतः उसमें से कुछ बात वहां पे आपको देखने को मिलेगा। सही ऑप्शन पे आप टिक मार करें और अपने आप को आप फाइनेंशियल अवेयरनेस में मजबूत करते चले जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट क्लास ऑन KYC। थैंक यू सो मच।